कंजूस सास की एसी वाली बहू। निर्मला बहुत ही कंजूस थी। उसकी कंजूसी से उसका पूरा मोहल्ला बहुत अच्छे से वाकिफ था। ऐसे ही आज के दिन भी निर्मला अपने घर में शाम की चाय के पैसे बचाने के लिए कौशल्या के घर पर बैठी हुई थी और कौशल्या ने अपने मन में कहा, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ नहीं तो अभी तक 10 बिस्किट और 2 कप चाय गटक गई है। अरे पड़ोसी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने इसे गोद ले लिया है। कोई और जिक्र छेड़ कर देखती हूँ, शायद चली जाए। कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसकी बहू भी चाय बना बना कर परेशान हो गई थी। तभी कौशल्या निर्मला से कहती है, अरे निर्मला, तेरा बेटा धीरज भी तो शादी के लायक हो गया है ना। कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए बोले तो मैं देख देती हूँ। मैं अपनी बहू की तरह कोई गरीब घर की समझदार लड़की तेरे बेटे के लिए पसंद करूं? बता मुझे। अरे नहीं नहीं बहन, हम तो गरीब घर की बेटी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। इतने ऊंचे खानदान के लेकर आएंगे। हम भी तो ऊंचे खानदान के हैं। पैसों की या किसी चीज की कमी थोड़ी है हमारे घर में। हम तो बहुत अच्छे खानदान की लड़की लेकर आएंगे। हाँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो कंजूसी करते हुए दूसरों के घरों में रोज चाय पीने आ जाती है। और सामान सब कुछ होने से क्या फर्क पड़ता है जब अपनों को कुछ नहीं देती। क्या बात हो गई? क्या सोचने लगी तू? नहीं नहीं निर्मला बहन, मैं तो यही सोच रही थी कि बिल्कुल ठीक बात है। धीरज में किसी चीज की कमी थोड़ी है। उसके लिए तो तुम चांद जैसी पत्नी लेकर आना, और बहुत अमीर घर की भी। दहेज तो तुम लोगी ही। बिल्कुल लूंगी, आखिर मेरा इकलौता बेटा है। और जब दान दहेज लूंगी तभी तो प्रीति की शादी में भी वो सब देने के काम आएगा ना। निर्मला भी सारी बातें करके घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके घर में पंडित जी आते हैं और एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, देख निर्मला बहन, बहुत अच्छी लड़की है। लड़की का नाम श्रुति है, बहुत संस्कारी है और अच्छे घर से भी है। हम तो बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। ये बताइए पंडित जी कि लड़की लेकर क्या क्या आएगी। ये बात सुनकर प्रीति और धीरज हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। उसकी माँ वैसे तो बहुत ज्यादा कंजूस थी और पंडित के आगे भी चाय नाश्ते की जगह सिर्फ पानी का ग्लास रखकर बैठी हुई थी। वो ऐसा बोलेगी, माँ आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम दहेज लेंगे तो कल को दुनिया क्या कहेगी? और फिर मेरे होने वाले ससुराल वालों ने भी तो दहेज मांगा, फिर क्या करोगी? मान ले मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन फिर भी जहां तेरा रिश्ता आगे जाकर तय होता है, मान लो उन्होंने दहेज मांगा तो, इसलिए जो मैं कर रही हूं मुझे करने दे। ठीक है माँ, समझ में आ गया कि आपको जो करना है वो तो आप करके ही रहोगी, क्योंकि आप हमेशा अपनी मनमानी करती हो। पर जरा ये भी तो बता दो कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आप लेंगी क्या? घर में एक गाड़ी की जरूरत है, वो है, एक बाइक भी है और फर्नीचर का भी सारा सामान है। लेकिन निर्मला तो बहुत चतुर थी। वो पहले से ही सोच कर बैठी थी कि उसे दहेज में क्या चाहिए, और उसने कहा, अरे बच्चों, इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैं तो बहू के ससुराल वालों से एसी मांगूंगी, वो भी हर कमरे के लिए। अरे सोच, समाज में कितनी इज्जत होती है उन लोगों की जिनके घरों में एसी लगा होता है। कोई बात नहीं बहन जी, मैं उन लोगों को जरा बता देता हूँ कि आप लोगों की ये डिमांड है। बाकी जैसी उनकी इच्छा। अब जरा कुछ दान दक्षिणा मिल जाती तो। अरे रे रे पंडित जी, आपने ही तो 1 हफ्ता पहले घर आकर कहा था कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, और जब जोड़ियां ऊपर वाला बना रहा है तो दान दक्षिणा आप क्यों लेंगे? पहले शादी हो जाए, उसके बाद देखते हैं। अब ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ जहां श्रुति के घर वालों को निर्मला की डिमांड के बारे में पता चलता है, तो उसकी माँ आशा कहती है, कैसे लालची लोग होंगे जो अभी से डिमांड कर रहे हैं। आगे क्या करें? आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। आशा पंडित जी से ये बोल ही रही थी, लेकिन पंडित जी ने तो पहले ही धीरज की तस्वीर दिखाकर श्रुति के मन में धीरज के लिए जगह बना दी थी। और श्रुति ने कहा, माँ मुझे धीरज पसंद है,
इतने महीनों के बाद ही तो कोई लड़का मुझे शादी के लिए पसंद आया है। अब ऐसा ही होता है। श्रुति की जिद के आगे आशा भी कुछ नहीं कहती और श्रुति को पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी सास को सुधार देगी। अब श्रुति भी शादी करके अपनी ससुराल आ जाती है। आज श्रुति का गृह प्रवेश था। तभी पड़ोसन कौशल्या ने धीरे से निर्मला से कहा, क्या बात है, कंजूस सास के घर में एसी वाली बहू आ ही गई। अब तो निर्मला के हर कमरे में एसी होगा। वही तो मैंने कहा था ना, जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा घर होगा अब हमारा। अब ऐसा ही होता है, हर कमरे में एसी फिट हो जाता है। पहले दिन तो निर्मला का ध्यान नहीं रहता कि हाथी पालना आसान है, उसका असली खर्चा उठाना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगले दिन जब निर्मला रसोई में जाती है तो देखती है कि श्रुति एसी चलाकर खाना बना रही थी। अरे अरे बहू, पागल हो गई है क्या? एसी चलाकर खाना कौन बनाता है? मेरा मतलब है कि एसी चलाकर खाना बनाएगी तो खाना धीरे पकेगा। मैं सब जानती हूँ माँ जी कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं और एसी क्यों नहीं चलने दे रही। आपका बिल आएगा ना, और यही तो मैं चाहती हूँ। माँ जी, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और आपको पता है कि इतने अमीर घर में आपने शादी की है। मुझे तो बिना एसी के रहने की आदत है ही नहीं माँ जी। अच्छा, वो सब ठीक है, तो क्या बना रही है सुबह के नाश्ते में? माँ जी, सबके लिए दम बिरयानी, रायता, पूरी छोले और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो आज ही मुझे सड़क पर ला कर मानेगी। नहीं नहीं बहू, एक काम कर, मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाने की क्या जरूरत है? सूजी का हलवा बना ले। और पूरी बनाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन तो सभी ने शादी वाले घर में तेल वाला खाना ही खाया है, कुछ और बना ले। तू एक काम कर, सब लोगों के लिए खिचड़ी और सूजी का हलवा बना ले। माँ जी, क्या आप सच बोल रही हो? खिचड़ी और हलवा सब खा लेंगे ना? अब जो बोला है वो बना ले, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। निर्मला ये बोलकर चली जाती है, लेकिन श्रुति भी अपने आप में ही कमाल थी। वो फिर से रसोई का एसी चला लेती है और खुद से कहती है, माँ जी को भी मैं बताऊंगी कि घर के अंदर शेर को सवा शेर मिला है, और फिर उन्हें समझ में आएगा कि वो मुझे कमजोर या बेवकूफ समझकर कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। अब ऐसा ही होता है। श्रुति सभी लोगों के लिए पहले रसोई का खाना परोसती है और हॉल का एसी चला देती है। निर्मला का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। निर्मला जैसे ही रिमोट से एसी बंद करने लगती है, तभी उसकी बेटी प्रीति कहती है, माँ, अब जब भाभी के मायके वालों से बोलकर ये एसी लगवाया है तो इसे चलने दो ना। थोड़ी देर में वैसे भी मैं तो कॉलेज निकल जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जो तू इतनी जिद कर रही है तो कमरा ठंडा होने तक एसी को चलने दे, लेकिन उसके बाद में इसे बंद कर देना। अब श्रुति जैसे ही बर्तनों से ढक्कन हटाती है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि श्रुति ने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा घी डाला हुआ था, जो कि खिचड़ी में अलग से तैर रहा था। निर्मला के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जो उसने सूजी का हलवा बनाया था उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स थे। अरे वाह भाभी, ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। कमाल का खाना बनाया है आपने। और ये हलवा तो एक नंबर है। इतना बढ़िया हलवा कोई कैसे बना सकता है? तुम तो बिल्कुल मास्टर शेफ निकली। क्यों माँ, अब तो खुश हो ना आप अपनी बहू से? खुश? क्या खुश? अरे कोई भी इंसान हलवे के अंदर इतना सारा घी और ड्राई फ्रूट्स डालता है क्या? ऊपर से मेरी खिचड़ी के अंदर भी कितना सारा घी है। ऐसा लग रहा है जैसे घी और ड्राई फ्रूट्स के अलावा इसमें कुछ डाला ही नहीं है। अरे माँ जी, अब आपको ये बात बतानी पड़ेगी क्या? इस तरह का खाना बनाना तो अमीर लोगों की निशानी होती है। अब अमीर बहू लेकर आई हो तो थोड़ी अमीरी तो दिखानी पड़ेगी ना माँ जी। श्रुति की बात सुनकर निर्मला भी चुप हो जाती है और ऐसे ही अगले दिन प्रीति ने श्रुति से कहा, भाभी, माँ मुझे बोलकर गई है कि आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है, तो आपको सब लोगों के लिए कुछ नाश्ता बनाना है। एक काम करते हैं,
सब लोगों के लिए समोसे बना लेते हैं। सब लोगों को समोसे पसंद आएंगे और तुम तो माँ जी का व्यवहार जानते ही हो ना। भाभी, आप ना सच में वंडरफुल हो, बहुत समझदार हो। समोसे ही सबसे बेस्ट होंगे। आप तैयारी कर लो, तब तक माँ भी मंदिर से वापस आ जाएगी। अब ऐसा ही होता है। श्रुति समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती है कि इस बार अपनी कंजूस सास को ज्यादा परेशान ना करे और मुंह दिखाई की रस्म बिना लड़ाई के निपट जाए। लेकिन निर्मला के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो रसोई में आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? ये कुकर के अंदर आलू क्यों चढ़ाए हुए है तूने? और इतने सारे आलू का करेगी क्या तू? माँ जी, प्रीति ने मुझे बताया था कि आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो मैंने सोचा सब लोगों के लिए समोसे बना देती हूँ। सब लोग पेट भरकर खा भी लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। इस प्रीति को बोलने से अच्छा है कि मुझे खुद ही तुझे समझाना चाहिए था। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता भी है समोसा कितना महंगा आता है, और अगर किसी आस पड़ोस वाले ने 2 समोसे खा लिए तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम सिर्फ उन्हें चाय और बिस्किट देंगे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? क्या मेहमानों को भी कोई चाय और बिस्किट में विदा करता है? देख, मैं तेरी सास हूं, तू मेरी सास नहीं है, इसलिए मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जितना बोला गया है उतना ही कर। निर्मला ये बोलकर चली जाती है। श्रुति समझ जाती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अब श्रुति ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से बहुत सारी तरह के बिस्किट्स मंगवा लेती है और थोड़ी ही देर में घर में आस पड़ोस के लोग भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रीति उन सबको नाश्ता परोसती है तो निर्मला के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, मैंने अपनी बहू रानी को बोला था कि सभी मेहमानों को चाय और बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि हर मेहमान के लिए 5 तरह के बिस्किट होने चाहिए। ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके मानेगी। पड़ोसी तो इतनी तरह का नाश्ता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और निर्मला की एक पड़ोसन नंदिता कहती है, क्या बात है, वैसे तो निर्मला के घर में अगर ठंडा पानी भी पीने को मिल जाए तो बहुत गनीमत होती थी, और आज इतनी तरह के बिस्किट खाने को मिल रहे हैं। बस फिर क्या था। वहीं पर कौशल्या भी बैठी हुई थी, जो कि निर्मला के इस व्यवहार को अच्छे से जानती थी। अब उसी ने तो निर्मला को पट्टी पढ़ाकर एसी वाली डिमांड करवाई थी। वो जानबूझकर निर्मला के आगे बोलती है, अरे निर्मला, कहीं अपनी कंजूसी की वजह से तूने बस ये एसी सजाने के लिए तो नहीं रखी है ना? इन्हें चलाती भी है तू? क्या बताऊं आंटी जी, हमारे घर में तो एसी बंद ही नहीं होता। अब मेरे मायके से मेरी प्यारी सी माँ जी ने इतने सारे एसी मंगवाए हैं तो उन्हें वेस्ट थोड़ी करेंगे, इसलिए हम तो एसी चलाकर ही रखते हैं। और बिल की क्या चिंता, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे घर में तो बहुत बिजली का बिल आता है। ऐसा किया करो कि जब भी मेरा मन किया करेगा एसी में बैठने के लिए तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। आंटी जी, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? बस आप ही क्यों, आप में से जिसको भी एसी के अंदर बैठने का मन करे, आप निश्चिंत होकर हमारे घर आ जाना। मेरी माँ जी का दिल बहुत बड़ा है। निर्मला सभी लोगों के आगे इज्जत की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं श्रुति ने निर्मला की इज्जत के झंडे गाड़ने के नाम पर उसकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। थोड़ी ही देर में जब सारे आस पड़ोसी बहू की मुंह दिखाई करके चले जाते हैं तो निर्मला श्रुति पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब क्या है बहू? मैंने तुझे बोला था कि सभी मेहमानों को चाय और बिस्किट देने हैं, और तूने क्या किया? अरे माँ जी, आपने कहा था सभी मेहमानों को चाय और बिस्किट देने हैं, और मैंने सभी मेहमानों को चाय और बिस्किट ही दिए, और मैंने तो कुछ भी नया नहीं किया। अरे मूर्ख लड़की, चाय बिस्किट दिए वो सब तो समझ में आता है, लेकिन इतनी तरह के और इतने महंगे चाय बिस्किट देने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझे ये करने के लिए कब कहा था? क्या माँ जी, आप भी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सब लोगों को ये लगता ना कि आप बहुत ज्यादा कंजूस हैं, और मैं अपनी सास की बदनामी होते हुए कैसे देख सकती थी?
इसलिए मैंने 4-5 तरह के बिस्किट रखे। और आपको पता है, काजू वाले बिस्किट सबको बहुत पसंद आए। कुछ लोग तो पैक करवा कर भी लेके गए। कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, वरना ये जो एसी का बिल इसी तरह से आए जा रहा है, एक दिन ये बिल मेरी नैया डुबो कर मानेगा। अब ऐसा ही होता है, जब पूरा परिवार अगले दिन सो रहा होता है, तभी रात को एक काली परछाई चुपके से रसोई की तरफ बढ़ती है। नहीं नहीं, ये कोई चोर नहीं था, बल्कि ये तो निर्मला थी। निर्मला रसोई में जाती है और कहती है, चलो कम से कम इस रसोई के एसी का तार ही काट देती हूँ। ना रसोई में एसी रहेगा, ना ही फालतू का बिल आएगा, वरना बहू तो 1 महीने के अंदर ही मेरी नैया डुबो देगी। अब ऐसा ही होता है, निर्मला एसी का तार काट देती है और खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि हर कोई कभी ना कभी गलती कर ही देता है। अगले दिन श्रुति जब सुबह सुबह रसोई में जाती है, तभी उसे रसोई में अपनी सास की पायल मिलती है और वो कहती है, अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? माँ जी तो मुझसे पहले सोने के लिए चली गई थी, और अभी जब मैं माँ जी के कमरे से निकल कर आई हूँ तो माँ जी तो उठी नहीं है। फिर रसोई में माँ जी की पायल क्या कर रही है? पानी की बोतल भी वो अपने कमरे में लेकर सोती है, और 8 बजे के बाद वो तो कुछ खाती पीती भी नहीं है। श्रुति को शक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाने के बाद एसी ऑन करके देखती है, तो उसका शक अब पूरी तरह यकीन में बदल जाता है और वो कहती है, अच्छा तो मेरी कंजूस सास ने एसी वाली बहू से बचने के लिए इतनी बड़ी चाल चलने की कोशिश की है। उन्होंने एसी का तार काट दिया। कोई बात नहीं, ये भी नहले पर दहला ना पड़ा तब बताऊंगी। अब ऐसा ही होता है, श्रुति भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है। थोड़ी ही देर में जब प्रीति और धीरज के काम पर जाने का समय होता है, तो धीरज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये श्रुति कहाँ है और अब तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? माँ मुझे भी देरी हो रही है। तभी श्रुति बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाती है, सब लोगों को परोस देती है। ये खाना देखकर निर्मला हैरान हो जाती है और बोलती है, ये सब क्या है बहू? आखिर तूने ये बाहर से खाना क्यों मंगवाया है? तूने खाना खुद क्यों नहीं बनाया? माँ जी, आप तो जानती हो ना कि मुझे एसी की आदत है। अब मैं बिना एसी के काम कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। पता नहीं कैसे रात को एसी खराब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एसी इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकता है? भाभी, अभी तो ये एसी वारंटी में होगा ना, ठीक हो जाएगा। हाँ प्रीति, एसी तो वारंटी में है, लेकिन अभी क्या है ना, वो एसी ठीक करने वाला परसों आने को कह रहा है। तब तक मैं खाना नहीं बना पाऊंगी बिना एसी के। श्रुति ये बोलकर प्रीति को आंख मारती है और प्रीति भी सब समझ जाती है और कहती है, हाँ माँ, खाना तो मैं भी नहीं बना पाऊंगी। मेरे ऑफिस में भी तो बहुत काम रहता है ना। अब तो माँ को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। अब ऐसा ही होता है। 2 दिन के लिए निर्मला को ही रसोई में गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। निर्मला खाना बनाते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और खुद से कहती है, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह ये चाल मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी और मुझे ही सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने ये चाल चली ही क्यों थी? अब ना जाने वो इसे ठीक करने वाला कब आएगा। ऐसा ही होता है। निर्मला किसी तरह 2 दिन अकेले खाना बनाती है। वहीं श्रुति सारा दिन एसी चलाकर कभी सोफे तो कभी दूसरे कमरे में बैठी रहा करती। एक दिन एसी वाला आता है और एसी की जांच करने के बाद निर्मला और श्रुति से कहता है, जी देखिए, ये एसी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे ठीक करने में 5,000 का खर्चा आएगा। किस बात के 5,000? अभी तो एसी नया है और वारंटी में है, फिर इसका खर्चा क्यों आएगा भाई? देखिए बहन जी, अगर एसी के अंदर कोई दिक्कत होती है तो कंपनी उसकी गारंटी देती है। किसी ने इसके तार को काटा है तो इसीलिए कंपनी इसकी गारंटी क्यों देगी? कोई बात नहीं भैया, अब जितने पैसे लगे लेकर इसे ठीक कर दो। मेरी सास पैसे दे देगी। मेरी सास ने थोड़ी ना एसी का तार काटा है, जरूर किसी चूहे ने काटा होगा।
निर्मला बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने एसी ठीक करवाया और 5,000 एसी वाले को दे दिए और अपने मन में बोली, आज के बाद कभी बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं करूंगी। कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई आज मैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे तो। निर्मला की जान अटक जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से वो एसी ठीक तो करवा लेती है, ताकि कम से कम उसे खाना तो ना बनाना पड़े। लेकिन उसे सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी। एक दिन जब वो अखबार लेने के लिए सुबह के समय दरवाजा खोलती है, तभी उसके हाथ में बिजली का बिल आता है। बिल देखते ही निर्मला के सीने में तेज दर्द उठता है। अब धीरज, प्रीति और श्रुति उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं और निर्मला कहती है, सुनो, यहीं पास में एक सरकारी अस्पताल है, मुझे वहां ले चलो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अरे माँ, अब तो बस कर दीजिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। कम से कम अगर अब आप बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धीरज, बिना कुछ सोचे समझे इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलो और इनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाओ। ये दर्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता धीरज। अब ऐसा ही होता है। धीरज गाड़ी चलाते हुए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर उसे एसी वाला कमरा मिलता है। थोड़ी देर में डॉक्टर जाकर उन्हें बताते हैं, जी देखिए, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। दरअसल ये आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही थी, जिसकी वजह से इन्हें ये छोटा सा दर्द उठा है। लेकिन इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। वैसे ऐसा भी क्या देख लिया आपने जो आपके दिल में दर्द हो गया? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, घर का बिजली का बिल 30,000 का आया है। कुछ पैसे और मिलाकर तो प्रीति के लिए नई स्कूटी निकाल लेते। बस जैसे ही वो बिल देखा तो दिल की धड़कन इतनी तेजी से दौड़ने लगी जैसे 100 घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। माँ जी, देखा, आपकी कंजूसी आप पर भारी पड़ गई ना। और अब देखिए, आप प्राइवेट एसी वाले अस्पताल में लेटी हुई हैं और जब आप यहाँ से जाएंगी तब भी आपका बिल लाखों में आएगा। हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कंजूसी करके। मुझे कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए थी। ना ही मैं कंजूसी करती और ना ही ये सब कुछ मेरे साथ होता। अरे क्या कर दिया मैंने। माँ, कम से कम अब तो अपने आप को चेंज कर लो। कम से कम इतनी उम्मीद करो कि जब आप यहाँ से जाओगी तो बिल्कुल चेंज हो जाओगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तेरे से दहेज मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं वादा करती हूँ, ना आज के बाद मैं कभी कंजूसी करूंगी और ना ही कभी लालच। माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कम से कम आपको आपकी गलती का एहसास तो हो गया। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। जब अब मैं सुधर ही गई हूँ तो कम से कम मुझे यहाँ से ले जाकर किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो। यहाँ का बिल बहुत ज्यादा आएगा। निर्मला की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि कंजूसी तो शायद उसकी फितरत में जो थी, जो कि सुधर नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी वो अपने आप में थोड़ा बहुत सुधार ले आती है, ताकि उसके परिवार को उसकी कंजूसी और लालच की वजह से किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।